से आपको याद आएगा। क्यों? क्योंकि शायद आपके जो न्यूरॉन्स है ब्रेन के वो लेट कनेक्ट करे और आपको मेमोरी के अंदर रिकॉल हुआ कि उसका आंसर बी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली टेक्निक है हमारी बी एंड सी ऑप्शन स्ट्रैटेजी। देखो, ये साइंटिफिक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रिसर्च बेस्ड स्ट्रैटेजी है। हमने बहुत सारे सैंपल पेपर्स को रिसर्च करा है, बोर्ड एग्जाम के, जेई एग्जाम के, नीट एग्जाम के, और हमें ये पता चला है कि 70% जो आंसर्स होते हैं ना वो बी या फिर सी में से होते हैं। या तो बी ऑप्शन होगा या तो सी ऑप्शन होगा। हाँ, तो इसका क्या मतलब है, जब भी आपको कंफ्यूजन हो कि यार मैं ए को लगाऊं या फिर मैं सी को लगाऊं, तो आप सी को पहले प्रेफरेंस देना या फिर बी को पहले प्रेफरेंस देना। आंसर हमेशा बी या सी में से देखने को मिलता है। भैया इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है, एक टीचर की सोच से सोचो। एक टीचर ये नहीं चाहता कि आपको पहला ही आंसर जो ए ऑप्शन है, ऑप्शन पढ़ते ही आपको पता चल जाए अच्छा ये तो करेक्ट है। एक टीचर कभी नहीं चाहेगा पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो, और एक टीचर ऐसा भी नहीं चाहेगा कि जो लास्ट वाला ऑप्शन है आपको मतलब इतना टाइम लग जाए कि आप लास्ट ऑप्शन तक आओ और आपको पता चले अच्छा लास्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। इस वजह से हर एक टीचर क्या करते हैं ना, बी और सी इन दोनों के बीच में ही अपने करेक्ट आंसर को रखते हैं। ठीक है, ये होती है हमारी बी और सी स्ट्रैटेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारी टिप नंबर 4, असर्शन रीजनिंग स्ट्रैटेजी। देखिए आजकल क्या हो गया है, बोर्ड एग्जाम के अंदर, जेई एग्जाम के अंदर, नीट एग्जाम के अंदर असर्शन रीजनिंग बहुत बार पूछी जाती है ना। असर्शन रीजनिंग क्या होती है, दो स्टेटमेंट दी जाती हैं और ऐसे आपको ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी डी, है ना। जिसमें ए ऑप्शन तो ये होता है कि दोनों स्टेटमेंट सही हैं और जो असर्शन है और रीजन वो दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। दूसरा ऑप्शन ये होता है कि असर्शन रीजन दोनों सही हैं बट दोनों का आपसी में रिश्ता नहीं है, जो रीजन है वो उसका नहीं है। और सी और डी क्या होते हैं, असर्शन इज ट्रू और डी क्या होता है, असर्शन इज फॉल्स, है ना। आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा तो आपको पता होगा एबीसीडी ऑप्शन होता है। अब इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक ये है, 80% क्वेश्चंस के अंदर आंसर हमेशा ए या बी में से होगा। भैया ये क्या बात हुई? चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इमेजिन करो ये दो स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 है 2 + 2 = 4 और स्टेटमेंट 2 है इन एडिशन वी ऐड 2 वैल्यूज, है ना। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है, आपको पता है स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है ना। तो ऑब्वियसली बात है सी या डी में से तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि सी ऑप्शन क्या होता है, असर्शन गलत, और अपना डी ऑप्शन क्या होता है, रीजन गलत। तो भाई स्टेटमेंट तो दोनों सही है ना। अगर एग्जाम के अंदर कोई भी स्टेटमेंट गलत लिखी जाएगी तो बच्चे ना उसको बहुत आसानी से पकड़ लेते हैं। इस वजह से एग्जामिनर्स क्या करते हैं, हमेशा जो दोनों स्टेटमेंट होते हैं ना वो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट ही देते हैं। 80% चांसेस है, 20% हो सकता है बट 80% चांसेस है। क्यों? अगर मैं यहां पर ये लिख देता 2 + 2 = 5, हर कोई पकड़ लेता, हर एक बच्चा पकड़ लेता कि भैया स्टेटमेंट 1 करेक्ट गलत है ना, स्टेटमेंट 2 तो सही है बट स्टेटमेंट 1 गलत है, हर कोई बच्चा पकड़ लेता ना। इस वजह से स्टेटमेंट्स को करेक्ट बनाया जाता है। बस दिक्कत यहां आती है कि क्या वो उसका रीजन है या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल दिखाता हूं, 2 + 2 = 4 और स्टेटमेंट 2 क्या है, इन सब्सट्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट 2 वैल्यूज। अब देखो स्टेटमेंट तो दोनों सही है बट क्या स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट 1 का रीजन है? क्या इसका ये रीजन है? नहीं है, क्योंकि यहां पर तो एडिशन हो रहा है, यहां सब्ट्रैक्शन हो रहा है, दोनों के बीच में कोई रिश्ता है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन है? नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इसका आंसर क्या आएगा, ए आएगा या बी आएगा? बी आएगा। याद रखना असर्शन रीजन की शानदार टेक्निक, 80% आंसर ए या बी में से आने वाला है। सी या डी को कभी भी टिक मत करना। अगर आपको स्टेटमेंट दिख जाए कि ये स्टेटमेंट तो गलत है तो ही फिर सी या डी में से करना। चलिए ये है हमारी 5th नंबर टिप, जो कि है प्रैक्टिस। क्यों बोल रहा हूं मैं? देखो सिंपल सी बात है यार, आप जितने ज्यादा सवालों को लगाओगे उतनी